पहला वीडियो कट गया था, उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच विवाह का विवरण का उल्लेख किसने किया था? तो एमपी यानस ने किया था। किसने किया था? एमपी यानस ने। अब बात जो है बिंदुसार के विषय में करते हैं। ठीक है, तो बिंदुसार की बात करते हैं। तो बिंदुसार को जो है अमित्रोघात भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिंदुसार का जन्म कब हुआ। तो बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 272 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बिंदुसार के माता का क्या नाम था। तो बिंदुसार के माता का नाम दुर्धरा था, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसार के माता का नाम जो है दुर्धरा था। अब बात करते हैं पिता का नाम। तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। अब बात करते हैं बिंदुसार के पत्नी का। तो बिंदुसार के पत्नी का नाम सुभद्रांगी था। क्या नाम था? सुभद्रांगी था। ठीक है, अब बात करते हैं पुत्र की बात करते हैं। तो बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। ठीक है, और इसके और भी भाई थे, 99 भाई थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बिंदुसार का राज्याभिषेक कब हुआ। तो बिंदुसार का राज्याभिषेक जो है 298 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे कि बिंदुसार जो है किस धर्म से संबंधित थे। ठीक है, तो यह आजीवक और जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, और आजीवक धर्म के जो इनके गुरु थे वो थे पिंगलवत्स। ठीक है, अब जो है बिंदुसार के जो है उपाधि या उपनाम का बात करते हैं। तो बिंदुसार को जो है अमित्रकेटो, सिंहसेन, अमित्रघात, ठीक है, ये सब उपाधियां जो है बिंदुसार को जो है दिया गया था। अब बात करते हैं बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला जो सीरिया का राजा था वो कौन था? डायमेकस राजदूत। ठीक है, सीरिया का राजदूत कौन था? डायमेकस था। यह सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का क्या था? राजदूत था। ठीक है, तो डायमेकस कौन था? तो डायमेकस जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का क्या था? राजदूत था। और डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अब जो है आगे बात करते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या मांगा था। तो देखिए एंटियोकस से इन्होंने जो है अंगूरी मदिरा, ठीक है, मीठी मदिरा मांगी थी, सूखी अंजीर मांगी थी और दार्शनिक मांगा। ठीक है, इसका मतलब मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगा। जबकि एंटियोकस ने क्या किया कि जो है मीठी मदिरा और सूखी अंजीर दे दिया, लेकिन दार्शनिक को नहीं दिया। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आने वाले मिस्र का राजदूत कौन था। तो मिस्र का राजदूत था डायनोसिस। ठीक है, जो कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था। बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, अब बात करते हैं मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी कौन था? डायमेकस था। ठीक है, अब जो है बात करते हैं तक्षशिला में विद्रोह होने पर यहाँ पर बिंदुसार ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। अब जो है सम्राट अशोक के विषय में बात करते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक ने जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अशोक के जन्म की बात करते हैं। तो अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, लगभग 13 अप्रैल को। और इनका मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अशोक की माता। तो अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी, ठीक है, यह रानी धर्मा था। और बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में अशोक के माता का नाम क्या मिलता है? धम्मा मिलता है। ठीक है,
अब बात करते हैं अशोक के पिता। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अब बात करते हैं अशोक के पत्नी। तो अशोक की पत्नी महादेवी, कारुवाकी, असंघमित्रा, पद्मावती और तिष्यरक्षिता। ठीक है, चलिए ये सब इनकी पत्नी थी। सबसे पहले बात करते हैं महादेवी। तो महादेवी जो इनकी पत्नी थी, इनसे जो है 2 पुत्र हुए। ठीक है, एक पुत्र महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा। इसके बाद कारुवाकी से तीवर और चारुमती हुए। ठीक है, अब जो है आगे बात करते हैं। अब जो है अशोक के पुत्र की बात करते हैं। तो अशोक के पुत्र का नाम कुणाल, महेंद्र, तीवर, जालौक था। ठीक है, अब अशोक के पुत्री की बात करते हैं। तो अशोक की पुत्री जो है संघमित्रा और चारुमती थी। ठीक है, और इनका घराना कौन सा था? मौर्य वंश का था। ठीक है, अशोक जो है सबसे महान शासक था। ठीक है, ऐसा शासक भारत में कोई नहीं हुआ। सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है अशोक को। अशोक का जो है, अब हम लोग बात करते हैं कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ। तो अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, लेकिन अशोक जो है गद्दी पर कब बैठे? तो गद्दी पर जो है 273 ईसा पूर्व बैठे, लगभग 4 वर्षों के बाद। ठीक है, तो अशोक को गद्दी पर बैठने के कितने वर्षों बाद राज्याभिषेक हुआ? ठीक है, तो 4 वर्षों के बाद हुआ। चलिए अब हम लोग जो है अशोक के समकालीन राजाओं के विषय में बात करते हैं। तो अशोक के समकालीन कौन कौन से राजा थे, इनके विषय में देखते हैं। सबसे पहला राजा की बात करते हैं, तुरमय या तुरामाय। ठीक है, ये राजा था। ठीक है, ये जो है टालमी सेकेंड फिलाडेल्फस या मिस्र का राजा हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला राजा था अंतकिनी या एनिकिनी। इसको बोलते हैं एंटीगोनास, गोनातास, मेसोडोनिया या ये मकदूनिया का राजा था। ठीक है, अब हम लोग जो है और राजाओं के विषय में बात करते हैं इनके समकालीन, जैसे मख मास या मेगारस। यह जो है साइरिन का राजा था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला राजा अलेक्सुंदर या एलिरू संट्रो, एलेक्जेंडर, एपाइरस या एपीरस का राजा था। ठीक है, इस प्रकार से अशोक के समय के हम लोगों ने राजाओं को देख लिया। अब अशोक की भाई की बात करते हैं। तो अशोक का जो भाई था वो था सुसीम, तिष्य। ठीक है, अशोक के थे स्वयं विक्ताशोक। अब हम लोग बात करते हैं कि अशोक का सबसे बड़ा भाई कौन था? तो वो था सुसीम। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा भाई कौन था? तो वो था तिष्य। अब देखते हैं कि दिव्यावदान के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार अशोक की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम पासादिका था। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं कि अशोक का गवर्नर कौन था? तो अशोक का गवर्नर जो है तुशाक था। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं कि अशोक का प्रिय पुत्र कौन था? तो अशोक का प्रिय पुत्र जो है तीवर था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी? तो इनकी प्रिय पत्नी जो है कारुवाकी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अशोक के विषय में। अब जो है सम्राट अशोक के विषय में और जानकारी हम लोग देखते हैं। प्रश्न बनता है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? तो इसका जो उत्तर होगा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और दोनों का नाम मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अशोक के उपनाम की बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अशोक के उपनाम क्या क्या हैं। उसके पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अशोक ने कौन कौन सा नगर बसाया था। तो सम्राट अशोक ने जो नगर बसाया था श्रीनगर। ठीक है, कश्मीर में श्रीनगर नगर को किसने बसाया? तो अशोक ने बसाया। ठीक है,
अब बात करते हैं नेपाल में देवपाटन नगर किसने बसाया, तो यह जो है अशोक ने बसाया। अब अशोक के उपनाम या उपाधि की बात करते हैं तो देवानाम प्रिय, ठीक है, किसका उपनाम है, तो यह अशोक का उपनाम है। इसके बाद प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी किसका उपनाम है, तो अशोक का उपनाम है। तो भाब्रू अभिलेख में, ठीक है, भाब्रू अभिलेख में अशोक को क्या बोला गया है, प्रियदर्शी बोला गया है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं बुद्ध शाक्य, ठीक है। तो अशोक को जो है मास्की अभिलेख में, ठीक है, कर्नाटक का जो मास्की अभिलेख है, कर्नाटक के मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य बोला गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, गुर्जरा अभिलेख में, ठीक है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश का है। नेत्तूर अभिलेख आंध्र प्रदेश में, उडेगोलम अभिलेख आंध्र प्रदेश में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आंध्र प्रदेश में। इन सभी अभिलेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्मन मिलता है। चलिए इसमें और भी देख सकते हैं, यहाँ से अब देखिए, प्रियदर्शनी बोलते हैं, उज्जैन करमोली बोलते हैं, अशोक वर्धन बोलते हैं, ठीक है। अब जो है अशोक के प्रांतों की विभाजन की बात करते हैं। प्रांतों का विभाजन जिस प्रकार से हुआ है उसकी राजधानियाँ अलग अलग हैं। जैसे बात करते हैं प्रांत और राजधानियाँ, तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, ये हो जाएगा मध्य देश की राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अशोक की यात्राओं के क्रम को देखते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में यात्राओं के क्रम भी पूछ देता है, ठीक है, तो उसके क्रम को देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले अशोक ने जो यात्रा किया था, गया गए थे, गया के बाद अशोक कुशीनगर गए, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी गए, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु गए, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ गए, सारनाथ के बाद श्रावस्ती गए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अशोक के शिलालेख की भाषा। अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी, तो अशोक के शिलालेख की भाषा जो है प्राकृतिक थी, ठीक है। आगे बात करते हैं अशोक के अभिलेख की लिपि क्या थी, तो अशोक के अभिलेख की जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी, आरमाइक लिपि थी और खरोष्टी लिपि थी, ठीक है। लेकिन अगर सर्वाधिक अभिलेख जो है किस लिपि में था, तो अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में था, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख किस लिपि में था, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख जो था ये था खरोष्टी लिपि में। अशोक के कलिंग, ठीक है, अशोक ने जो है कलिंग विजय कब किया था, तो अशोक ने कलिंग पर जो है 261 ईसा पूर्व विजय प्राप्त किया था। और उस समय जो कलिंग का राजा कौन था, तो कलिंग का राजा नंदीराज था, ठीक है। और अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया था तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद प्रश्न बनता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक ने जो है कलिंग युद्ध किया था, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अशोक के जीवन की आरंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अशोक के जीवन की आरंभिक जानकारी जो है दिव्यावदान से प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अशोक की शिक्षा। तो अशोक की शिक्षा जो है सबसे पहले किस गुरु ने दिया, तो सबसे पहले निग्रोध ने दिया। इसके बाद अशोक को शिक्षा जो है उपगुप्त ने दिया। इसके बाद अशोक को शिक्षा जो है मोगली पुत्र तिस ने दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अशोक ने कितने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक ने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, ठीक है।
चलिए अब अशोक के युद्ध के विषय में बात करते हैं। तो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग से युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भीषण हानि हुई। इस युद्ध में जो है लाखों लोग मारे गए, ठीक है, और लाखों लोग घायल हो गए, जिससे इस युद्ध के बाद जो है अशोक के मन में विचार आया कि अब जो है अशोक कभी भी जीवन में जो है युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रश्न बनता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने का विचार किया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने का विचार किया। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रभाव अशोक पर किसने डाला? तो उपगुप्त ने डाला, ठीक है। इसके बाद भेरी घोष को त्याग कर, ठीक है, यानी धम्म घोष की नीति अशोक ने बनाया, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया कि भेरी घोष की नीति को त्याग करके कलिंग युद्ध के बाद जो है धम्म घोष की नीति बनाया, ठीक है। धम्म घोष का मतलब धर्म के विषय में। अब बात करते हैं कल्हण, ठीक है। तो कल्हण जो है, कल्हण की पुस्तक का नाम था क्या था? राजत रंगड़ी, जिसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। कल्हण क्या था? शिव का उपासक था, ठीक है। अशोक ने जो है और क्या क्या बसाया था? तो अशोक ने श्रीनगर, वितस्ता, झेलम, ठीक है। अब जो है अशोक का शासनकाल कहाँ कहाँ तक था, अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे बात करते हैं, अशोक का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक था, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। चलिए अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य का कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में जो है असम सम्मिलित नहीं था। आगे बात करते हैं, अशोक प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने अधिकारियों को जनता के पास पुनः दुख का पता लगाने के लिए भेजता है, ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद स्वयं जनता के पास जाता था। 10वें वर्ष, ठीक है, बोध गया था अशोक। इसके बाद जो है इसके बाद जो है 20वें वर्ष की बात करते हैं। तो 20वें वर्ष में जो है यह अशोक कहाँ गया था? लुम्बिनी के गया था, ठीक है। इसके बाद इस गांव को जो है कर मुक्त कर दिया और राजस्व की दर जो है 1/8 कर दिया। चलिए इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के कितने शिलालेख नेपाल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। अशोक के 2 शिलालेख जो है नेपाल से प्राप्त हुए हैं, एक रुम्मनदेही, दूसरा निगलिमा, ठीक है, निगलिना। तो रुम्मनदेही अभिलेख में क्या है? इसमें बुद्ध की जीवनी का पता चलता है और मौर्य काल की कर नीति और आर्थिक नीति के विषय में इस अभिलेख से पता। अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण, ठीक है, कहाँ से मिलता है? तो भाब्रू बैराट अभिलेख जो कि राजस्थान में है, इससे मिलता है। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप, ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में है, इसको जो है अशोक ने बनाया था। भारहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में है, इसको अशोक ने बनाया था। सारनाथ का स्तंभ जो है अशोक ने बनाया था। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए जो है 4 प्रकार की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। कर्ण चौपाल की गुफा, सुदामा की गुफा, तोमस ऋषि की गुफा, राजा की झोपड़ी या विश्व की झोपड़ी, यह सभी निर्माण जो है बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने करवाया था। अशोक के कलिंग अभिलेख में क्या लिखा गया था? तो अशोक ने अपने कलिंग अभिलेख में लिखा था, सभी प्रजा मेरी संतान है, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए अच्छी चीज़ों का चुनाव करती है, ठीक है। लिखने की कला अशोक ने सीखा, ठीक है। तो फारस, ईरान के राजा डेरियस III द्वारा सीखा। भाषा अशोक की क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है। और अशोक की जो सबसे बड़ी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। वैसे ब्राह्मी लिपि
खरोष्टी लिपि, आरमाइक और ग्रीक था। ठीक है, तो अशोक की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने। प्रश्न बनता है कि अशोक की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले या अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि अशोक के अभिलेख की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो 1750 ईस्वी में पाद्रोही फैनथेलर, ठीक है, पाद्रोही फैनथेलर ने जो है सबसे पहले, या पैनथेलर भी बोल सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अशोक के लिपि को क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, शिलालेख को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक प्रयोग जो है किस लिपि का होता है? तो ब्राह्मी लिपि का होता है। ठीक है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है, ठीक है, यह जो है किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, आरमाइक और ग्रीक दोनों लिपि का प्रयोग जो है सर ए कुना कांधार में किया गया है। ठीक है, अब जो है अशोक के 43 से अधिक कुछ कुल जो है लेख और अभिलेख थे, इसमें बात करेंगे। इसमें 14 जो है शिलालेख, 13 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 6 लघु स्तंभ लेख, 3 जो है गुहा लेख। ठीक है, अशोक के अन्न भंडार का पता, ठीक है, अशोक के अन्न भंडार का पता किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो अशोक के अन्न भंडार का पता सोगौरा और महास्थान अभिलेख से पता चलता है। चलिए अब अशोक के जो है शिलालेख की बात करते हैं। तो अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? तो अशोक के कुल जो है 14 शिलालेख थे। ठीक है, अशोक के पहले शिलालेख में जो है पशु बलि की, ठीक है, पशु बलि की क्या की गई है? निंदा की गई है। पशु बलि के लिए रोक लगाया गया है। अब बात करते हैं दूसरे शिलालेख। अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु के चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पहला देख लिए, दूसरा देख लिए, तीसरा की बात करते हैं। तो अशोक के तीसरा शिलालेख में बताया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, राज्य अधिकारियों को राज्य का भ्रमण करने के लिए बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अशोक के चौथे शिलालेख की बात की गई है। इसमें भेरी घोष को जो है त्याग करके, ठीक है, धम्म के विषय में बात की गई है। अब बात करते हैं पांचवें शिलालेख। पांचवें शिलालेख में क्या बात की गई है? धम्म महामात्य की बात की गई है। अब बात करते हैं छठवें शिलालेख। छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात की गई है। अब बात करते हैं सातवें शिलालेख। तो सातवें शिलालेख में जो है निष्पक्षता की बात की गई है। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर निष्पक्षता की बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आठवें शिलालेख। आठवें शिलालेख में जो है धम्म यात्रा की बात की गई है। ठीक है, इस तरह से सातवां और आठवां अगर देखेंगे तो धर्म पर आधारित है। चलिए अब हम लोग जो है अशोक के 9वें शिलालेख की बात करते हैं, सच्ची भेंट एवं सच्चा शिष्टाचार। ठीक है, अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चा शिष्टाचार की बात की गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अशोक के 10वें शिलालेख। अशोक के 10वें शिलालेख में जो है राजा और उच्च अधिकारी की बात की गई है और उनके कर्तव्य को बताया गया है। अब बात करते हैं अशोक के 11वें शिलालेख। अशोक के 11वें शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। अब बात करते हैं अशोक के 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्यों की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अशोक के 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का विवरण किया गया है और विदेश यात्रा का भी वर्णन बताया गया है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि कलिंग युद्ध का विवरण जो है अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा शिलालेख, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है अशोक का जो 14वां और अंतिम शिलालेख है इसकी बात करते हैं। तो अशोक का जो 14वां शिलालेख है यह धार्मिक जीवन,
के विषय में बताता है। किसके लिए? जनता के लिए। जनता को किस प्रकार से धार्मिक जीवन जीना है, इस पर अशोक का 14वां शिलालेख बताता है। ठीक है, सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा काम किया था। हर जगह जो है कुएं खुदवाए, ठीक है, पेड़ पौधे लगवाए, और इसके बाद हर जगह जगह जो है चिकित्सा की व्यवस्था किया। अब जो है जो 100 गांवों का समूह था उसके क्या बोलते हैं? संग्रहण। ठीक है, 200 गांवों के समूह को क्या बोलते हैं? खरवाटिक। 400 गांवों के समूह को क्या बोलते हैं? द्रोणामुख। 800 गांवों के समूह को क्या बोलते हैं? स्थानीय। ठीक है, स्थानीय का जो समूह होता है उसे बोलते हैं आहार, यानी विषय से संबंधित। अब जो है जो विषय का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रांत। इसके बाद जो प्रांत का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? साम्राज्य। गुप्तचर। ठीक है, गुड़ पुरुष। गुप्तचर को क्या बोलते हैं? गुड़ पुरुष। ठीक है, और जो है कौटिल्य ने इन गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा था। प्रश्न बनता है किसने गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा था? तो कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गुप्तचर। गुप्तचर में पुरुष सती, तृष्णा, सारथ्य, स्त्री, भिक्षुणी, परिव्राजक, ठीक है, संस्था, एक ही स्थान पर थे, संचार, भ्रमण करते थे। ठीक है, चलिए कुछ इस पर क्वेश्चन और देखते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ठीक है, और जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाया? स्थानिक कहलाया। चलिए अब मेगास्थनीज के इंडिका के विषय में देखते हैं। तो मेगास्थनी की जो इंडिका थी इसने प्रशासन के लिए 7 प्रकार के तत्वों को बताया। सबसे पहले बताया पहले नंबर पर दार्शनिक होगा, दूसरे नंबर पर किसान होगा, तीसरे नंबर पर अहीर या ग्वाला या पशुपालक होगा, चौथे नंबर पर कारीगर या शिल्पी होगा, 5वें नंबर पर सैनिक या घोड़ा होगा, 6वें नंबर पर निरीक्षक होगा, 7वें नंबर पर सभासद या मंत्री होगा। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 208 की बात करते हैं। तो 208 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 209 का। 209 नंबर क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ऑप्शन पहला नंबर दिया है, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। ठीक है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से इसमें पहला और दूसरा दोनों सही होगा। अब देखेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। अब देखते हैं 210 नंबर क्वेश्चन। 210 नंबर क्वेश्चन दिया है, फाहियान भारत में आया। ठीक है, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में कब आया था? तो यह 399 एडी यानी 399 जो है ईसा पूर्व जो है भारत में आया था। और प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन 211 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 211 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अशोक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 212 का। 212 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिसेप। ठीक है, अर्थात सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को जो है जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 213 का। ठीक है, तो 213 नंबर क्वेश्चन दिया है,
213 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह के प्रश्न में कथन और कारण दिया होता है, तो कथन के बाद कारण के पहले क्योंकि लगा देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ठीक है, इसका मतलब कि कथन और कारण दोनों सही है, और कथन और कारण की क्या करता है, व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, इसलिए ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 214 की बात करते हैं। ठीक है, 214 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 214 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य दिया है, दूसरे तरफ प्रियदर्शी, सेंड्रोकोटस, अमित्रघात और विष्णुगुप्त दिया है। ठीक है, तो इनके नामों को जो है मिलान करना है। सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदुसार, तो बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो बिंदुसार को अमित्रघात। ठीक है, तो बिंदुसार को जो है अमित्रघात से मिलान करेंगे। अब बात करते हैं अशोक, तो अशोक को क्या कहा गया है, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं चाणक्य, तो चाणक्य को क्या कहा गया है, विष्णुगुप्त कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन मिलाएंगे तो सी नंबर हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है ना, 2 3 1 4। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 215 की बात करते हैं, तो 215 क्वेश्चन में भी मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सम्राट है, एक तरफ जो है उनके उपनाम हैं। ठीक है, विरुद्ध का मतलब उपनाम। सबसे पहले बात करेंगे इसमें अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, स्कंदगुप्त दिया है, इसमें पर क्रमांक, देवानाम प्रिय, क्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, सबसे पहले अशोक की बात करते हैं, तो अशोक को जो है देवानाम प्रिय बोलते हैं। अशोक का मिलान देवानाम प्रिय से करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो क्या थी, पर क्रमांक। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड, तो चंद्रगुप्त सेकेंड को क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त को क्रमादित्य बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 1 4 3, 2 1 4 3 सी नंबर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग जो है 216 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन में दिया है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया। ठीक है, इसमें सभी मार्ग दिए गए हैं, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। ठीक है, इसको एक क्रम से मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन है क्योंकि इसको क्रम से मिलान करना है। यह UPPCS 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करेंगे, सबसे पहले जो सम्राट अशोक थे कहाँ गए थे, गया गए थे। गया के बाद कहाँ गए, कुशीनगर गए। कुशीनगर के बाद कहाँ गए, लुम्बिनी गए। ठीक है, लुम्बिनी के बाद कहाँ गए, कपिलवस्तु गए। ठीक है, कपिलवस्तु के बाद कहाँ गए, सारनाथ गए। सारनाथ के बाद कहाँ गए, श्रावस्ती गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गया, 1 नंबर गया, 3 नंबर कुशीनगर, 4 नंबर लुम्बिनी। ठीक है, इसके बाद 5, इसके बाद जो है 2 नंबर कपिलवस्तु हो गया, 5 नंबर जो है सारनाथ। ठीक है, इसके बाद जो है 6 नंबर क्या है, श्रावस्ती। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। बी क्या होगा, 1 3 4 2 5 तथा 6। ठीक है, इसको आंसर देख लीजिए आप लोग, बी हो जाएगा। चलिए 217 नंबर क्वेश्चन की हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, तो 217 नंबर क्वेश्चन दिया है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। ठीक है, चारों आप इसमें जो है पहला है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। ठीक है, इसमें देखेंगे
कि जो है ईसवी सन के पूर्व की बात कर रहा है। तो ईसवी सन के पूर्व कौन थे? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक भी हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा। देखिए इसमें चौथा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या बन गया है? ईसवी सन के पूर्व, ठीक है, ईसवी सन के पूर्व रुद्रदामन ने भी जो है उस समय जो है झील का निर्माण पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है, लेकिन जो है यह ईसवी सन के पूर्व नहीं थे, इसलिए इसका आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 218 का। 218 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, ठीक है। चलिए चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख द्वारा, अर्थात कलिंग युद्ध का विवरण जो है 13वें शिलालेख के द्वारा ज्ञात होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 219 का। 219 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जो है आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गुर्जरा, ठीक है। तो गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम मिलता है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 220 का। 220 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 221 का। 221 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा में, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं। 222 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुराधापुर, ठीक है। चलिए अब हम लोग 223 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन दिया है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक है। तो किस अभिलेख से पता चलता है? तो इसका जो सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख, ठीक है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह पता चलता है, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव पश्चिम भारत तक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 224 का। 224 नंबर क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था, ठीक है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आरमाइक, ग्रीक एवं खरुष्टी लिपि। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 225 का। 225 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, ठीक है। सबसे पहले जो है आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा निगाली सागर स्तंभलेख, ठीक है, निगाली सागर स्तंभलेख, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 का। 226 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7वें, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 227 का, ठीक है। 227 नंबर क्वेश्चन दिया है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है, ठीक है। चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, तो गुर्जरा लघु शिलालेख जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं 228 नंबर क्वेश्चन की। तो 228 नंबर क्वेश्चन दिया है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख नंबर 12। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 229 का। 229 क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अशोक। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ का जो है निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 230 की बात करते हैं। 230 नंबर क्वेश्चन दिया है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। ठीक है, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। अब जो है 231 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 231 नंबर क्वेश्चन दिया है, सार्थवाह किसे कहते हैं? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के समूह को। ठीक है, तो सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के समूह को कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 232 का। 232 नंबर क्वेश्चन है, राजुक थे। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासन में अधिकारी। ठीक है, राजुक या रज्जुक भी बोलते हैं, ये कौन थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी थे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 233 की बात करते हैं। 233 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। ठीक है, तो राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी कौन था? समाहर्ता था। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 234 का। 234 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 226 की बात करते हैं। 236 की बात करते हैं। 236 नंबर क्वेश्चन है, मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? ठीक है, तो अशोक का जो समकालीन राजा था वो था ऑप्शन नंबर बी, एंटीगोन गोनटास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 237 की बात करते हैं। 237 नंबर क्वेश्चन दिया है। 237 नंबर क्वेश्चन दिया है, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त। ठीक है, अब जो है 239 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मित्र। अब क्वेश्चन नंबर 240 की बात करते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
ऑप्शन ए दिया है यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। बी दिया है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। सी दिया है यह राजनीतिक के सिद्धांत स्थापित करता है। डी दिया है यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकताओं पर बल देता है। ठीक है, फिर से देखते हैं कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यह राजा के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, यह राजा के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, ये बात सही है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ठीक है, तो यह जो है देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये तो बात सही नहीं लग रहा है। ठीक है, यह राजनीतिक के सिद्धांत को स्थापित करता है, ये बात सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकताओं पर बल देता है, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ठीक है, तो ऐसा तो इसमें आर्थिक जीवन का वर्णन का बात तो कहा नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें से सही नहीं है। तो बोल रहा है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। ठीक है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। चलिए भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? कौटिल्य को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 242 की बात करते हैं। 242 नंबर क्वेश्चन दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। ऑप्शन नंबर डी दिया है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 243 की बात करते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। ठीक है, इसके विषय में किसने बताया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 244 नंबर क्वेश्चन का। 244 नंबर क्वेश्चन दिया है आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीन रूप है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ठीक है, तो आधुनिक देवनागरिक लिपि का जो प्राचीन रूप था वह ब्राह्मी लिपि था। बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 245 का। 245 नंबर क्वेश्चन दिया है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अशोक ने। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 246 की बात करते हैं। 246 नंबर क्वेश्चन दिया है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। अर्थात सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? स्तूप अशोक ने बनवाया था। और सारनाथ का स्तूप भी जो है अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 247 का। 247 नंबर क्वेश्चन दिया है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तंभों पर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 248 का। 248 नंबर क्वेश्चन दिया है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का था? पाटलिपुत्र का था। चलिए अब हम लोग जो है
बात करते हैं 249 नंबर क्वेश्चन का। 249 नंबर क्वेश्चन दिया है, जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह शासक कौन था? ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 250 की बात करते हैं। 250 नंबर क्वेश्चन दिया है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ठीक है, सभी ऑप्शन को पढ़िए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं 251 नंबर क्वेश्चन का। 251 नंबर क्वेश्चन दिया है, मौर्य काल में दंड विधान थे। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी कठोर। अब जो है 252 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन। चलिए अब हम लोग जो है 253 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक है, तो कालसी जो है अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 254 की बात करते हैं। तो 254 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए इस तरह से मौर्य वंश को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया और यह मौर्य वंश समाप्त हो गया। ठीक है, लगभग जो है 53 मिनट का यह वीडियो है। और इस चैनल को जो है आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि जो है कोशिश किया जाएगा इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाए जाएंगे और इस पूरे किताब को यहाँ पर जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे वह यूपीपीसीएस बीओ की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, सिविल जज की परीक्षा हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, जीएस के लिए यह समान रूप से उपयोगी प्रश्न हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में जाने से पहले उस परीक्षा के प्रश्न पत्रों को जो है परिचित हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और यूपीपीसीएस में बार बार क्वेश्चनों को जो है रिपीट करता है। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको तैयारी में मिल सकता है। इसलिए जो भी बच्चे, नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन से परिचित हो जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं पूरे क्वेश्चनों से परिचित कराऊंगा आप लोगों को इस किताब के माध्यम से। ठीक है, लगभग 133 प्रश्न पत्रों को यहाँ पर जो है संकलित किया गया है। ठीक है, और यूपीपीसीएस की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यूपीपीसीएस ही नहीं, जो बच्चे अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह जो है जीएस के लिए सबसे उपयोगी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, थैंक्स।